हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे हम हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स the transfer of genetical characters from one generation to other generation, that is called heredity. एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफर होना मतलब क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो अभी हेरिडिटी में सबसे पहले हम देखेंगे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। ठीक है, अपने को ये मालूम है सेल्स के अंदर में, मान के चलो ये सेल्स है, इस सेल्स में का हेडक्वार्टर जो है, बॉस, सेल के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, पूरे फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई अगर पार्ट्स है, कोई ऑर्गेनिल्स है, तो वो कौन सा है? न्यूक्लियस है ना। तो इस न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो होते हैं क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात? तो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम जो है, अब क्रोमोसोम्स का जो भाग है, मान के चलो इसका कंपैरिजन कैसा किया गया है? क्रोमोसोम्स कैसे बना है? डीएनए से। डीएनए मींस डीएनए जो है, सॉरी, क्रोमोसोम जो है वो कैसे बना है? डीएनए से। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर सबसे मेन पहला इंपॉर्टेंट अगर न्यूक्लिक एसिड है तो वो कौन सा है? डीएनए। ठीक है, इस बात को मजबूत में कैसा है, मान के चलो एक क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स का कंपैरिजन कैसा किया है? अपनी जो सूत की गट्टी होती है ना, उसमें धागा लपेटा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ से इसका एक छोर लिए तो ऐसा यदि लिए तो वो बाहर निकलेगा धागे की तरह, तो वो क्या कहलाएगा? डीएनए। कैसे क्या बनता है वो? डीएनए। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इस डीएनए के अंदर में ये जो डीएनए है, इस डीएनए में डीएनए कैसा है? ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डीएनए पे कुछ सिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सिगमेंट। और सिगमेंट जो है, मान के चलो एक पर्टिकुलर सिगमेंट बन गया, तो इस सिगमेंट को कहेंगे जीन्स। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब ये जीन क्या है भाई? जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर क्या है? द डिटेक्टेबल फीचर्स, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। ठीक है, डिटेक्टेबल फीचर्स को क्या कहेंगे? कैरेक्टर्स कहेंगे। तो ये हर कैरेक्टर्स के लिए ऐसे बहुत सारे डीएनए में क्या होते हैं? जीन सिगमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर द हेयर के लिए, हेयर कलर के लिए, आइज कलर के लिए। ठीक है, हम देखते हैं ना, किसी की आइज ब्लैक होती है, किसी की आइज ग्रीन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जेनेटिक्स में आता है सभी चीजें। ठीक है, तो इसलिए तो हर कैरेक्टर्स के लिए
अलग अलग जीन्स होते हैं। कहाँ पर? DNA। समझ में आ गई बात? कहाँ होते हैं जीन्स वो? DNA। ठीक है। अब ये जो जीन्स है, ठीक है, अब कैरेक्टर्स, अब इसमें जरूरी नहीं है। अब एक बात समझ लेते हैं, दूसरा की बात है ट्रेट। ट्रेट यानी क्या होता है समझा देते हैं। ठीक है, आदमी क्या होता है? एक डॉग होता है, हो सकता है, या टाल हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, या किसी की आंखें जो है वो ब्लैक हो सकती है, या ग्रीन हो सकती है, या येलो हो सकती है ना? तो ये क्या हो गया? ये क्या होगी? पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड ट्रेट। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज होती है डिफरेंट, कोई आदमी काला होता है तो कोई गोरा होता है ना? तो ये क्या है? पॉसिबिलिटीज होती है। बेटा बोलना बंद कर दे, डिस्टर्ब मत कर ऐसा बीच में, वीडियो बन रहा है। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटीज को क्या कहेंगे हम? क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रेट कहते हैं। अब इसके बाद में डीएनए कैसा होता है? ठीक है, अब डीएनए कैसा होता है मतलब द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ जीन्स होता है। क्रोमोसोम्स कैसे बना होता है? जीन से। पहली बात, द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ जीन्स। ठीक है, डीएनए से। ठीक है, और उसके बाद में द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्रोमोसोमल आर, कभी भी क्रोमोसोम्स होते हैं कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। क्या कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ठीक है, और इस पेयर्स में क्या हो सकते हैं? जीन्स हो सकते हैं, इधर भी जीन्स होगा। ठीक है, तो जो दोनों पेयर्स के जो जीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सेम मतलब अगर हेयर कलर के लिए है तो यहाँ का जीन और यहाँ का जीन कैसा होगा? सेम होगा। इसको कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं इसको? अलील्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अलील्स कहेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में जो है ये 3 प्रकार के केमिकल से बना होता है। पहले तो कौन सा है? पेंटोस शुगर फॉस्फेट। कौन कौन सा होता है? कैसे बना होता है? पहला है पेंटोस शुगर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? फॉस्फेट। और थर्ड है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब फॉस्फेट को हम फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में कितने कंपोनेंट्स हैं? पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस जो है एडिनाइन, ग्वेनाइन और साइटोसाइन और थाइमिन। ठीक है, इस प्रकार से 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडिनाइन। सेकंड कौन सा है? ग्वेनाइन। थर्ड कौन सा है?
थर्ड कौन सा है रे? कोई बता रहा मैंने आपको? साइटोसाइन। साइटोसाइन, ये ध्यान रखो आप, साइटोसाइन। और फोर्थ कौन सा है? थायमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसे कितने बेसिस होते हैं? चार बेसिस होते हैं। कौन से बेस? नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखिए, मैंने आपको एक बार बोला था जब भी कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। कितना होता है? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो समझ में आ गई ना बात? कैसे बना है ये? पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। और इसमें कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? 89, ग्वेनाइन, साइटोसाइन है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखिए, यहां से ये जो दो है 89 और ग्वेनाइन, इसको कहते हैं प्यूरिन्स। 89 और ग्वेनाइन को क्या कहते हैं? प्यूरिन्स। और साइटोसाइन और थायमीन, इनको क्या कहते हैं? पायरीमिडीन्स। क्या कहते हैं इसको? पायरीमिडीन्स। इसको बोलेंगे पायरीमिडीन्स। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, तुम्हारे बुक्स के आधार से यदि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बेसिक नॉलेज इसका आना चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल उसमें नहीं है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज जब समझेगा तभी आपको वो बुक से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लेते हैं क्या होता है। इधर देखिए, ये हो गया पेंटोस शुगर। ठीक है, और फिर ये लगा होता है कैसे? फॉस्फेट से। कैसे? फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से पेंटोस शुगर, ठीक है, ये क्या बन गया? पेंटोस शुगर। फिर ज्वाइन होता है फॉस्फेट से। कैसे ज्वाइन होता है वो? फॉस्फेट से। ठीक है, फिर से उसके नीचे क्या आएगा? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लाइन में, सॉरी शुगर, इसको यस यहाँ पे यस। ठीक है, शुगर है ना, यस। तो शुगर फॉस्फेट और फिर से फॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरफ का स्टैंड बन जाता है क्या? ठीक है, क्या बन गया? एक तरफ से एक स्टैंड बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर न्यूक्लियस मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है, तो शुगर और नाइट्रोजन बाबू बाद में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ये एक तरफ का स्टैंड बन गया। ठीक है, और उसके बाद में वही सेम स्टैंड इधर बनेगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड बताया था मैं आपको। इसमें कितने होते हैं? डबल स्टैंडर्ड। दोनों स्टैंड में शुगर फॉस्फेट ये चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें इधर शुगर फिर फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद में फिर शुगर, फिर उसके बाद फॉस्फेट, उसके बाद उसके बाद
ठीक है। अब ये शुगर फास्फेट दोनों स्टैंड में है और इसमें से जो है शुगर और फॉस्फेट अगर मिलते हैं, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजन बेस अगर मिलते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई बात? तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मैंने जो आपको एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमिन बताया, ठीक है। तो मतलब उसको कैसे दर्शाते हैं? अक्षरों से। एडेनाइन मीन्स ये, ठीक है, गुआनिन जी, ठीक है, साइटोसाइन सी और थाइमिन टी, ठीक है। तो इनका जो पेयर जो होता है कभी भी इसमें जो है एडेनाइन इस बॉन्डेड, मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। कितने बॉन्ड से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़ेगा ये? नाइट्रोजन में कौन सा वाला? टी। कौन सा? टी। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? डबल। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ थोड़ा सा समझ लो बात को। अगर शुगर और फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। अब ये मिलने के बाद में इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर बाय द वे न्यूक्लियोसाइड और ये नाइट्रोजन बेस जब मिल जाते हैं तो क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, शुगर फॉस्फेट, ये नाइट्रोजन बेस एडेनाइन है, शुगर है, फॉस्फेट है, ठीक है। अब ये तीनों अगर मिल गए तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे उसको? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजन बेस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक। अब इसके बाद में देखिए, अब इसका जो पेयर है एडेनाइन का किससे जब जमता है? जोड़ी जमती है उसकी थाइमिन से। और उसके बाद में गुआनिन का साइटोसाइन से। मतलब ATGC ये चला कर, ठीक है। ATGC हो सकता है, ATGC, GC, TA भी इधर हो सकूंगा अभी वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा ये क्रम चलते रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इसका जो क्रम कैसा रहेगा? अब ये यहाँ पे कौन सा लिख सकते हैं अपन? GC और ये होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और AT में जो होता है इसका कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे TA भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार लिख सकते हैं GC, लेडीज। ये भी कितने से बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। सॉरी, अब यहाँ पे ले लेंगे, नीचे शुगर से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? GC। समझ में आ गई बात? तो ये इस प्रकार से फिर से उसके बाद में अगर कोई ट्रेन आता है तो फिर से AT या TA भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड होती है। समझ में आ गई बात? किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखते हैं mRNA। अभी तक हमने क्या देखे? tRNA, सॉरी RNA देखेंगे, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा मेरे को। कोई डाउट है किसी को? हाँ,
अब इसके बाद में RNA, RNA का नाम कौन होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड is a second nucleic acid, important second nucleic acid। पहला important nucleic acid कौन सा था? DNA, ठीक है। और second important nucleic acid कौन सा है? RNA, ठीक है। तो ये RNA का क्या रोल है? ठीक है, ये सब सारी बातें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। RNA का क्या रोल है वो भी देखेंगे। अब हमें अभी आपको बताया था कोडिंग, ये TGC GC TA है ना, तो इसको कहते हैं कोड। क्या कौन सा कोड कहेंगे? जेनेटिक कोड। इसको उनको क्या पढ़ा ना अभी आपको मैंने, हाँ? ये TGC GC TA वगैरह ये क्या है? ये जेनेटिक कोड कहलाता है। इसको क्या कहलाता है? इसको जेनेटिक कोड कहता है। ये जेनेटिक जो कोड है ये क्या काम करती है? इस इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको वही इंफॉर्मेशन ही है वो काय की प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन काय की है? वो प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गई बात? अब जो है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द RNA is classified into 3 types। RNA is classified into 3 types। First is mRNA, ठीक है। Second one is rRNA, ये ठीक है। और थर्ड वन इज tRNA, बराबर है? हाँ? अब mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA, ठीक है। tRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA, ठीक है। T का होता है ट्रांसफर RNA। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखेंगे, ये तो टाइप हमने पढ़ लिए, हाँ? अब इनका कहाँ यूज, कैसे यूज होता है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको ये मालूम है, ये समझ में आ गया? ये सेल्स है, ठीक है। सेल्स के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, DNA है, मतलब वहां पे जीन है। क्या है? जीन है। तो जीन जो है, यहाँ पे जीन है, तो ये कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे जीन का काम क्या है? जीन कंट्रोल द कैरेक्टर। जीन किसको कंट्रोल करता है? जीन किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को। समझ में आ गई बात? हाँ? अब ये कैरेक्टर कैसे कंट्रोल होता है? बाय द प्रिपेयरिंग प्रोटीन। कैसे होता है ये? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बनता कैसी है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन बनता कैसी है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको बात? ठीक है। अभी हम यहाँ तक प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। समझ में आ गई बात?